बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज एक बहुत अहम समाअत चल रही है और कंक्लूड होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अभी तक जो दलाइल हुए हैं वो बराह रास्त टेलीविज़न पे चल रहे हैं। बहुत बुनियादी सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं आइन और कानून की रूह से। इसमें मुख्तलिफ दलाइल जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने भी, फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर बात कर रहा है। मखदूम अली खान साहब ने भी अपने दलाइल जो हैं वो दिए हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें मिल सकती हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वाबस्तगी से के बाद उनसे छीनी हैं, या जब इंडिपेंडेंट के तौर पे एक पार्टी के निशान के बग़ैर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो वो उनको मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। बुनियादी सवाल यही है और अब उसके ऊपर बात हो रही है कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। जो दलाइल सामने आए हैं आज उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित करे या वो एक ये लिस्ट फ्राहम करे जो कि इलेक्शन से पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो जमा करवाई थी। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो फहरिस्त फ्राहम करनी है। क्या वो फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है जो कि उनको इस बात को साबित करती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उनका मर्जर उनके साथ हुआ तो एक फहरिस्त या कैंडिडेट्स की एक जो लिस्ट है वो उन्होंने जमा करवाई थी। क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो प्राइस बॉन्ड आपने लिए ही नहीं उसके ऊपर किस तरह से आपको इनाम मिल सकता है या वो आप जीत सकते हैं या आपको रकम मिल सकती है। तो एक बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द इस वक्त जो है वो मामला चल रहे हैं। एक और बहुत अहम नुक्ता जो कि जमाल मंदुखेल साहब ने उठाया, उन्होंने ये कहा कि ये भी देखना होगा कि क्या किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो पार्टी डिक्लेरेशन देकर दूसरी पार्टी में चला जाए। मेरी नज़र में इस बात पर उम्मीदवार भी नाअहल हो सकता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गई तो क्या उन्होंने उनके तमाम जो कैंडिडेट्स थे जो जीते उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया? ये भी एक बुनियादी नुक्ता है जिसको कि उठाया जा रहा है। क्या होगा इस मामले के ऊपर, ये बहुत अहम सवाल है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी हैं और दीगर, उन्होंने ये बात बार बार कही थी उस दौरान कि उनकी पार्टी से गलत फैसले हुए हैं। और अब इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना है कि नज़रियाती यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से अगर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई सबूत हैं या कोई ऐसी लिस्ट है कैंडिडेट्स की तो वो फ्राहम कर सकता है या नहीं। बहरहाल अब जुमेरात को इस मामले के ऊपर बात होगी। इसका होगा क्या, इसके दूरस असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत पर मुरतब होंगे, ये सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इस मामले के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है फौजी ऑपरेशन उसकी भी मंजूरी दी है। तमाम सियासी जमातें जो दीगर हैं वो यकजुबान हैं इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ और अब ये कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये टारगेटेड ऑपरेशंस हैं जो कि जारी हैं। सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर भी कंसेंसस हो पाएगा, सियासी जमातों को पाकिस्तान की हुकूमत मना पाएगी, पार्लियामेंट में ये मामला पहले क्यों नहीं लाया गया, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने दोनों ने आज बजट के हवाले से बात, बिलावल साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि मिसाक मईशत के हवाले से या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्लान हो पाकिस्तान की मईशत का, उसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए और उसको जो है वो आगे लेके जाना चाहिए ताकि सब लोग इस बात पे यकीन करें। लेकिन जो शहबाज साहब ने बात की है उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो प्लान जो बजट है, ये बजट मंजूरी के बाद हमें IMF से उम्मीद है कि वो भी इसको मंजूर करेंगे। उन्होंने क्या कहा है आज पार्लियामेंट में, वो भी ज़रा सुनिएगा। फैक्ट है, हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। उसका तकाज़ा ये था, मारूजी हालात का, उसका तकाज़ा ये था। और IMF इंशाअल्लाह हमें आज जवाब आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें अभी एक और दरिया का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान को डूब के जाना है कि IMF 20 बजट की मंजूरी करती है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीठे मीठे अंदाज में बिलावल भुट्टो साहब ने आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया लेकिन साथ में यकीन दहानी भी कि ताउन करवाया जाएगा। दिलचस्प बात एक और भी है
कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि सरबराह हैं अपनी जमात के और अब तो सदर भी हैं अपनी जमात के, वो इस पूरे बजट सेशन में एक दिन भी नहीं आए। एक दिन भी उन्होंने आके पाकिस्तान के अवाम के हवाले से जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं की। अलबत्ता मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से बात जो पहुंची है वो भी इस बजट से उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने ऐवान में आना मुनासिब नहीं समझा, इस मामले के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो रुखसत पे चले गए और ऐवान से ही उन्होंने रुखसत ली है। हमारे साथ बिलाल कियानी साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर हैं इस मामले के ऊपर इकनॉमिक अफेयर्स के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं, रुकने कौमी असम्बली भी है। इसके साथ साथ हमारे साथ जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब अली ज़फ़र साहब एक तवील अरसे के बाद प्रोग्राम में शरीक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इन्होंने ये मुकदमा भी लड़ा है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों का मामला है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अली ज़फ़र साहब आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ये मामला बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बहुत सारे लोगों को आज हमने कहते हुए सुना कि नमाज़ें बख्शवाने गए तो रोज़े भी, जो एक मुहावरा है वो इस्तेमाल किया कि अब नाअहलियत की तलवार भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लटक सकती है। पहले तो आप ये बताइए कि वो जो फहरिस्त मांगी गई है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो फहरिस्त प्रोवाइड कर सकेगी सुप्रीम कोर्ट को जिसमें के कैंडिडेट्स के नाम हैं या ये उनकी एक जो फहरिस्त आती है वो उसके अंदर मौजूद हो? देखें, ये तो महल है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने फहरिस्त रिजर्व सीट्स की वो नहीं दाखिल की थी और इसी वजह से ये सारा जो डिबेट है ये हो रही है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत फहरिस्त मांग रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। वो तो इशू एक एडमिटेड पोजीशन है, शुरू से ही ये मौक़िफ़ है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस फाइल किया है उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चाहे लिस्ट दी हो या ना दी हो, चाहे आपका कैंडिडेट जीता हो इलेक्शन में या ना जीता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़र्व सीट्स आपको तब मिल सकती हैं जब आपके इंडिपेंडेंट लोग आपको किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें, चाहे वो उसने रिजर्व सीट दी हो या ना दी हो। जब एक बार उसको ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उनकी इंटाइटलमेंट या उनकी एक हक बन जाता है कि रिजर्व सीट्स उनको उसके मुताबिक मिले जितने लोग उनके कैंडिडेट्स को ज्वाइन किया है। तो ये जी अली ज़फ़र साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ाहिर आपने भी सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर ख़वातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात होंगे। मसलन वो ये मानना चाह रहे हैं या लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं कि इस मुकदमे से के लिए खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो भी लिस्ट पहले दी जा सकती थी वो नहीं दी, तो जब प्राइस बॉन्ड ही नहीं लिया तो रकम कैसे मिलेगी? जी, ये ऑब्जर्वेशन मैंने सुनी थी चीफ जस्टिस साहब की, मैं मौजूद था। तो डिबेट ही ये हो रही है और आपने देखा है कि उस पर मुख्तलिफ जज साहिबान ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, लेकिन एक और तरफ ये एक रुख जो ले गया है केस, अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो फोर्स किया गया या मजबूर किया गया पीटीआई के कैंडिडेट्स को कि वो आज़ाद तरीके से इलेक्शन लड़ें, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, अपने गलत फैसले के ज़रिए किया? तो अदालत ने वहाँ ऑब्जर्वेशन ये भी है कि चूँकि हम लोगों का हक देख रहे हैं, हम सिर्फ पीटीआई का हक नहीं देख रहे, हम अवाम के हक की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसला किया और उसकी वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ, तो हम फिर सोर्स पे जाके उसको दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं। ये भी एक पोजीशन दी गई है कुछ जज साहिबान की। जी सर, लेकिन आखिर में ये कहा गया है कि वो फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करे। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि नज़रियाती के तौर पर अगर कोई आई है तो उनको चेक करना पड़ेगा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आप खुद भी मान रहे हैं कि कोई फहरिस्त जो है वो नहीं दी गई थी। एक और जो कि दिलचस्प पॉइंट है, मैं थोड़ी देर पहले आपके दलाइल पुराने सुन रही थी जो सुप्रीम कोर्ट में आप भी दे रहे हैं, उस पर आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट लिस्ट के ऊपर इलेक्शन हुआ तो कल को मखसूस नशिस्तों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे सर इस मामले को फिर आगे ले जाया जाएगा? जी देखें, अब ये फैसला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच बैठा हुआ है, सारे जज साहिबान फैसला तो उन्होंने करना है और दो फैसले करने हैं।
एक फैसला ये करना है कि क्या ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। अगर तो उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक उनको जानी चाहिए, जो आइन की मेरा ख्याल है दुरुस्त तशरीह भी यही होगी, तो फिर तो मामला वहाँ ख़त्म हो जाएगा और इशू फिर पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरा इशू ये है कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये फैसला होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी, तो क्या ये नेक्स्ट सवाल ये है कि, और वो आप देख रहे हैं कुछ जज साहिबान वो भी पूछ रहे थे कि क्या फिर ये जो सीटें हैं ये फिर ऑटोमेटिकली उन पार्टीज को मिल जाएंगी जिनकी बेशक एंटाइटलमेंट शुरू में नहीं थी, यानी कि उनकी सीटें कम थी लेकिन उनको रिजर्व सीट ज्यादा मिल जाएंगी अपने हक से। क्या ये होगा या ये नहीं होगा? और फिर तीसरा सवाल है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर इन सीटों का क्या होगा? ये सीटें फिर खाली रहेंगी या ये पार्लियामेंट के बाद वापस भेज दिया जाएगा कि पार्लियामेंट उसको फैसला करे? तो ये सारे मामला अब ऑलमोस्ट फाइनल कंक्लूजन पे आ गए हैं। आप डिबेट सुनती रही, मैंने तो आज देखा, लाइव भी देखता रहा, अदालत से देखता रहा, और क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ इस केस में तो मुझे ऑब्जर्वेशंस के पीछे क्या कानूनी बहस है जो ऑब्जर्वेशन जज साहिबान की तरफ से आ रही है वो भी मुझे अंदाजा है। तो इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है जिसमें अदालत का क्या फैसला होगा ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अली ज़फ़र साहब, आपने तो इसको कंटेस्ट किया है, इस पूरे मामले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी। कायरा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले पे क्या है? क्योंकि सादा लफ्ज़ों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो साथ में नशिस्तों का मामला तो है ही, लेकिन जस्टिस मंदोखेल कह रहे हैं कि आपने डिक्लेरेशन भी दिया था नुमाइंदों ने जो कि बने हैं, अब बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, उनके अगर नहीं है तो ये फिर फ्लोर क्रॉसिंग में भी आ जाएगा मामला। आप क्या कहते हैं सर? हाँ, मेरा ख्याल है कि जो मेंबरान जिन्होंने ये फैसला किया है वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो किसी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े। अब ये नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर है, मुझे उसका पता नहीं है कि नॉमिनेशन पेपर में आपने किसी जमात का नाम दिया है या नहीं दिया। और वो जमात बहरहाल अगर उसको निशान नहीं भी मिला तो वो पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड जमात तो है, लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है आज़ाद मेंबर की हैसियत से तो फिर आपको किसी जमात को ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें तो कोई अमर माने नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है। लेकिन ये फैसला होगा उनके डिक्लेरेशन पे जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल। वो शायद पीटीआई नजरियाती के डिक्लेरेशंस हैं जो अभी तक की इत्तला है। अगर मैं गलत हूँ तो अली ज़फ़र साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वो पीटीआई नजरियाती के डिक्लेरेशंस हैं। वो भी, उसका भी फिर ये होगा कि अगर पीटीआई नजरियाती के डिक्लेरेशन था तो अगर तो पीटीआई उनके साथ मर्जर कर लेती पीटीआई नजरियाती तो एक और सूरत होती, और अगर मेंबरान ने इंडिविजुअल फैसला किया है तो वो फैसला बिल्कुल उस मामले में हिट कर जाएगा जिस तरह जज साहब ने कहा। बट ये मेरा ख्याल है, मुझे क्योंकि डिटेल का पता नहीं है फैक्ट्स का, लिहाजा मैं अपनी अजम्पशन की बात कर रहा हूँ मेरी समझ के हद तक। जहाँ तक ताल्लुक ये है, अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं, ये हमारे बड़े आला कानूनदान है और ये अपना केस भी लड़े हैं इससे पहले भी। अब सवाल ये है कि इनकी जमात का तो इंटरेस्ट ये है ना जो ये फरमा रहे हैं। मसला ये है कि जिन जमातों को ये सीटें दी गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये मिल नहीं सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो इलेक्शन में अपना कंटेस्ट ही नहीं है, उसका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, उसका तो अपना सरबराह अपनी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, सो वो तो कंटेस्ट करने वाली जमात की कैटेगरी में नहीं आती। अब ये स्पेशल सीटें देनी कैसे हैं और किसको देनी है? ये देनी उसको है उन जमातों में। आइन का जो लफ्ज है वो ये है कि खवातीन और माइनॉरिटीज की सीट्स उन जमातों में जो इलेक्शन लड़ी उस तनासब से, जिस तनासब से उनकी सीटें हैं उस तनासब से उनको उनमें तकसीम कर दी जाएंगी। और वो तनासब क्या होगा? इसमें दो प्रिंसिपल तय होने हैं। एक ये कि कौन सी जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ी और उनकी सीटें आई या उनको लोगों ने ज्वाइन किया, दोनों सूरतों में। और अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। और उनका तनासुब क्या है? तनासुब निकलना है कि जो जमातें हैं उनके टोटल जो मेंबर जीत के आए हैं वो कितने हैं। ये टोटल हाउस का तनासुब नहीं निकलना, उनके मेंबर कितने हैं और स्पेशल सीटें कितनी हैं, जितना प्रोपोर्शनल। यानी फर्ज करें 4 जमातें हैं, मतलब ये प्योरली बिल्कुल प्योरली इसी तरह 30%, एक को 10%, इस तरह की सीटें आई हैं।
जी। तो जो स्पेशल सीटें हैं वो इसी तनासब से तकसीम होनी है। आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह रहा है, उसमें सर कोई लेकिन डाउट वो नहीं है। आइन ये यहाँ जो पे एक छोटा आइन सा- यहाँ पे कुछ नहीं उसमें कह रहा छोटा ना। सा- जी सर, नहीं, सर उसमें एक छोटा सा अभी छोटा सा उसमें ना एक जो वजाहत की जाती है कि जी देखिए इन जमातों की सीटें अपनी कम है, यानी एक जमात की 10 सीटें हैं और उसको प्रोपोर्शनेट में 15% सीटें मिल गई है स्पेशल। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो स्कीम ऑफ वर्क आइन कह रहा है कि उस तादाद के जो क्वालिफाइंग पार्टीज हैं उनके मेंबरान का तनासब और सीटों का तनासब, उसमें ये नहीं है कि आपकी अपनी सीटें कितनी है, आपकी असेंबली के अंदर कंटेस्टिंग जमातों के तनासब में कितनी सीटें, कितने परसेंट हैं। सर अब इस पे कायरे साहब असल में सादा सी बात है कि एक है आईनी और कानूनी पहलू जिसके ऊपर इस वक्त जजेस जो हैं वो बात कर रहे हैं, एक है इसका सियासी पहलू जिसके ऊपर अतर मिनिल्ला साहब बार बार निशानदेही भी कर रहे हैं। जो आज की प्रोसीडिंग थी उसमें भी उन्होंने कुछ बातें तो मेरा ख्याल है अतर मिनिल्ला साहब को चाहिए वो सियासी बातें ना करें, वो आईनी और कानूनी बातें करें। सियासत करनी है तो फिर सियासत के मैदान में आगे करें। तो फिर सर आइन के मुताबिक जो पार्टी, ये मैं अली जफर साहब से दोबारा भी पूछूंगी, पहले आप भी इस पे राय दे दें कि एक पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ गई है, उन्होंने फहरिस्त जमा नहीं करवाई है, फिर उसका क्या, और फिर और जो पहले डिक्लेरेशन है वो नजरियाती के तौर पे, फिर क्या होगा? एक बड़ा सिंपल कुलिया है। एक है मेरे साथ जाती की गई, मेरे साथ जाती हुई, मैंने एक कानून के तहत चलना है। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला कर दिया, ओके, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो ले लेती, पीटीआई चली जाती, ये जाके अपने मामले को एजिटेट कर लेते। इस मामले को एजिटेट किया गया, ये मामला एजिटेट हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन उसके ऊपर क्या फैसले आए? अब ये है जी कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। गलत इंटरप्रिटेशन की थी तो जो मुतलका फरीक था उसका काम था कि रेलेवेंट फोरम पे जाके एजिटेट करे या सुओ मोटो ले ले या सहाफी उस पे अदालत से दरखास्त करे कि आप सुओ मोटो ले। अब अगर ये करना है, एक आखिरी बात, अगर ये करना है, अदालत कहती है कि हम इसकी रूट पे जाके फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रूट पे जाके ये फैसला हो सकता है, फर्ज करे वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इन लोगों को मजबूर किया गया, ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, तो जो लोग उनके शिकस्त खा गए वो भी मजबूर हुए होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि सारा इलेक्शन वाइंड अप कर दे सुप्रीम कोर्ट और नया इलेक्शन का इनकार करने का ऐलान कर दे। ऐसी सूरत हो सकती है और अदरवाइज नहीं हो सकती। लेकिन अली जफर साहब आप क्या कहेंगे? सर आप कह रहे हैं कि क्या डिक्लेरेशन, पहले तो ये बताइए डिक्लेरेशन जो है वो नजरियाती, पीटीआई नजरियाती का है और लिस्ट क्यों नहीं दी गई? जी जी सर, जी का है सर, जी 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 जी। देखिए ना, सवाल ये है कि मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराना है, ठीक, मैंने नॉमिनेशन पेपर भरे, 5 बजे तक का टाइम था, मैं नॉमिनेशन पेपर लेके गया हूँ, अटेस्ट कराए हैं, सब कुछ किया हुआ है, उसके साथ स्टाम्प लगाना है वो भी मैंने जारी कराया हुआ है, लेकिन मैं जाके टाइम पे रूल्स के मुताबिक मैंने नॉमिनेशन पेपर्स पेश नहीं किए। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाऊं, मेरे कागज एक्सेप्ट नहीं होंगे। अली जफर साहब मैं फिर आपके पास आती हूँ, मैं जरा इस पे पोजीशन वाजे हो जाए। जी अली जफर साहब आपका क्या? सर जी देखें, जहां तक ताल्लुक है एक कंफ्यूजन सी पैदा की जा रही है। कायरा साहब बात कुछ और कर रहे हैं, आप सवाल कुछ और पूछ रही हैं। इशू ये है कि आपकी जो 3-4 स्टेप्स होती हैं इलेक्शन में, एक होती है जब आप शुरू में अपने पेपर्स फाइल करते हैं, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आपको नेक्स्ट पेपर्स फाइल करने होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और फिर एक अल्टीमेट वक्त आता है जब आप अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि ये अब मेरा हतमी फैसला है, मेरी ये पार्टी है, और उस पार्टी का सर्टिफिकेट साथ लगाते हैं। दुरुस्त बात। जब आप जो पहला स्टेप है उसमें तो आप अपनी ख्वाहिश, यानी मसलन मैं अगर इलेक्शन लड़ने जाऊं, तो अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, मैं इलेक्शन लड़ने जाऊं तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं पीटीआई की पार्टी की तरफ से लड़ना है इलेक्शन, तो मैं पीटीआई की कहूँगा कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको मानेगी नहीं जब तक कि नेक्स्ट स्टेप ना आए जिसमें मैंने डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट देना है और एफिडेविट देना है। जब वो मौका आएगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्स 2-3 बार फॉर्म्स डिफरेंट देने होंगे, उसका जो फाइनल टाइम है उसके बाद मैं तब्दील नहीं कर सकता। जिस दिन मैंने फाइनल नॉमिनेशन मेरी एक्सेप्शन हो गई, उसके बाद वो जो डेट है शेड्यूल के मुताबिक
एक्सेप्ट, मैंने अब सर्टिफिकेट लगा दिया, पार्टी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज ए नॉमिनी, उसके बाद मैं तब्दील नहीं कर सकता। अगर उसके बाद मैं तब्दील करूंगा तो फिर मेरी हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आए, लेकिन उससे पहले मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। तो जो हमारी फाइनल नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसकी रेलेवेंसी होगी इस केस में। वो क्या है सर? वो मुख्तलिफ वो उसके लिए अदालत ने आज बताया है, पूछा है कि आप वो सारे फॉर्म्स लेके आए, जितने कैंडिडेट्स थे इंडिपेंडेंट, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट करार दिया था, उनकी सारी हिस्ट्री लाइन फॉर्म्स की, इंक्लूडिंग जो आखिरी फॉर्म है। वो कौन सी जमात है सर जिसकी उन्होंने डिक्लेरेशन दी है? क्या वो पीटीआई नजरियाती ही है जिसका जस्टिस मंदुखेल इशारा दे रहे हैं? आखिरी जो आपको डॉक्यूमेंट नजर आएगा उसमें आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही यानी जो आपकी जो डोमिनेशन फॉर्म है वो चूंकि इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें तो आपको पार्टी एफिलिएशन शायद ना नजर आए, लेकिन जो उन्होंने ज्वाइन किया जिस पार्टी को, वो सब इलेक्शन के बाद था, उसमें जो एक छोटी वो डिक्लेरेशन में आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नजर आएगा। तो ये इलेक्शन से पहले वाला अहम है ना? इलेक्शन से पहले वाला अहम है, बाद वाला नहीं। इलेक्शन वाला तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने जो बात कही ना, मैंने जी मिसाल के तौर पे कही है, मैंने बात एक मिसाल के तौर पे कही है कि मैं नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करता अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो मैं क्वालिफाई नहीं करता, भले सुप्रीम कोर्ट में जाके कंटेस्ट कर रहा हूँ। यही सूरत हाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है कि अगर उनका अपना बंदा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कंटेस्टिंग पार्टी ही नहीं है, और उसको सीटें उनकी कैसे उनको मिल सकती हैं? यही बात चीफ जस्टिस साहब ने की है उस जमात को जो इलेक्शन लड़ी। यही बात चीफ जस्टिस साहब ने की है। अली जफर साहब, इस पे आप जवाब दे दें, फिर मैं जी आगे बढ़ूं। जी देखिए, इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि आइन के तहत अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने लिस्ट नहीं दी या इलेक्शन नहीं लड़ा, क्या इंडिपेंडेंट लोग उसको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वो क्या पार्लियामेंट्री जमात बन सकती है कि नहीं? यही सवाल है जिसपे पिछले चंद दिनों से डिबेट हो रही है। उससे पहले इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा पीटीआई ने, और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज हुए, लेकिन इस सूरत हाल में मतलब उनके पास कोई फहरिस्त नहीं है जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर जमा करवाई है। वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पे कैसे जमा करवा सकते थे? मतलब ये भी एक सवाल है ना। आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो गया, आपने जीत लिया, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो आपके पास चंद दिन होते हैं इलेक्शन एक्ट के तहत जिसमें आपने फैसला करना होता है कि अब आपने इंडिपेंडेंट ही रहना है या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ठीक। अब हमारा कहना यह है कि आप उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। अगर वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको दुरुस्त मामला हो गया। ये बिलाल कियानी साहब जो बड़े बोर हो रहे हैं, मगर मैं एक और बुनियादी सवाल सर, सिंपल कुलिया था सर, ये तो सिंपल, हाँ सिंपल कुलिया था कि आपकी जमात नजरियाती के नाम पे रजिस्टर्ड थी, उसी में मर्ज करते सुन्नी इत्तेहाद में जाने की क्या जरूरत थी? अब एक सवाल ये अली जफर साहब, बिल्कुल आप कहा है उन्होंने कहा है कि भाई मिनॉरिटी, आपने तो लिखा है कि गैर मुस्लिम हमारा मेंबर ही नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? सर एक सवाल ये जो कायरा साहब कह रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि जब आप मर्ज हो गए तो फिर कौन सी लिस्ट जो थी वो उस वक्त, यानी इलेक्शन से पहले तो कोई लिस्ट ही नहीं आई, उसके बाद जो लिस्ट आई वो कौन सी थी? और इलेक्शन से पहले अगर कोई लिस्ट थी तो वो किस जमात के साथ थी? मतलब पीटीआई को एग्जैक्टली जी, अब रिवाइज लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। रिवाइज लिस्ट ये होती है कि मैंने बिल्कुल सही है आप, ये अली जफर साहब कर लिया कि हमें 10 सीटें मिलेंगी, हमने 4 बंदों के नॉमिनेशन दे दिए, हमारी क्वालिफिकेशन में सीटें आ गई 12, तो हम एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। देंगे वो जो इलेक्शन लड़े और जो जमात पार्लिमानी जमात थी उसके वही सिर्फ। अली जफर साहब, ये कायरा साहब का और मेरा कंफ्यूजन दूर करे। इलेक्शन से पहले नजरियाती थी, इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, लिस्टें कहां से किस जमात की तरफ से पेश हुई? ये देखें, जो जहां तक ताल्लुक है स्कीम ऑफ इलेक्शन एक्ट, उसको समझिए।
उसमें पोजीशन ये है कि आप अगर इंडिपेंडेंट, लेट अस से कि 40 लोग इंडिपेंडेंट, पीटीआई को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम कानून की बात करते हैं, सर 40 लोग इंडिपेंडेंट जो हैं वो आ गए पार्लियामेंट में, उन्होंने फैसला किया कि हमें एक जमात अच्छी लगती है, उसका नाम आप एक्स रख लें, एक्स जमात हमें अच्छी लगती है, हमने उस एक्स जमात में अपने आप मर्ज करना है। तो एक्स जमात के पास जाते हैं 40 लोग और एक्स जमात को कहते हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। एक्स जमात कहती है ठीक है, बड़ी खुश होती है एक्स जमात कि मैं पार्लियामेंट में तो नहीं हूं लेकिन मुझे 40 मेंबरान जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो फिर एक्स जमात, कानून ये कहता है बड़ा वाज़ेह तरीके से कि उस एक्स जमात को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो अब सवाल पैदा हुआ कि रिजर्व सीट्स का क्या होगा। अब एक्स जमात के पास 40 लोग हैं तो कानून ये कहता है कि एक्स जमात उस वक्त, चूंकि पहले नहीं थी पार्लियामेंट में, लेकिन जब 40 लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया तो एक पार्लियामेंट्री जमात बन गई। तो एज अ पार्लियामेंट्री जमात वो एक लिस्ट दे सकती है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अब हम चूंकि पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं तो हम आपको ये एक रिजर्व लिस्ट देना चाहते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन सर मगर उस जमात ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो तो फिर इंतखाबी जो अमल है उसमें तो वो थी ही नहीं, उसके सरबराह ने उस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। सर नहीं आसमा एक मिनट ठहर जाओ जी, एक मैं क्लास पढ़ देता हूँ सर। अब ये जी मैं उस पे अली जफर साहब से राय लें। अली जफर साहब आईनी एक्सपर्ट है ना, इसको हमें एजुकेट करेंगे। मेरे लिए बहुत मोतबर है, मैं इसीलिए हम भी बिल्कुल नाज़रीन को जीम और दाल कहता है, मैं क्विकली पढ़ रहा हूँ, ठीक, गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस तमाम नशिस्तों का हल्का इंतखाब पूरा मुल्क होगा। दाल कहता है खवातीन के लिए मखसूस शुदा नशिस्तों के लिए जो किसी सूबे के शिक 3 के तहत मुख्तस की गई हैं, अरकान कानून के मुताबिक ये सियासी जमातों की उम्मीदवारों की फहरिस्त से मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए कौमी असम्बली में मुतल्लिका सूबे से हर एक सियासी जमात की तरफ से हासिल करदा आम नशिस्तों की कुल तादाद की बुनियाद पर मुंतखब की जाएंगी, मगर शर्त ये कि इस पैरा की गर्ज से किसी सियासी जमात की तरफ से हासिल करदा आम नशिस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आजाद उम्मीदवार या उम्मीदवारान शामिल होंगे जो सरकारी जरीदे में कामयाब उम्मीदवारों के नामों के इशाअत से 3 यौम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा सियासी जमात में शामिल होंगे। यानी कामयाब सियासी जमात में शामिल होना है 3 दिन के अंदर, ये आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो सर वो हो गए शामिल, यही तो अली जफर साहब कह रहे हैं कि शामिल हो गए वो, लेकिन सरबराह ने और पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं जी, मगर शर्त यह है कि इस पैरा की गर्ज से किसी सियासी जमात की तरफ से हासिल करदा आम नशिस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आजाद उम्मीदवार या उम्मीदवारान शामिल हों, यानी वो जमात इलेक्शन लड़े और जीते, उसकी अपनी वहां पोजीशन हो, उसमें वो लोग शामिल हों। अब इस पे बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, मगर मैं बिलाल कियानी साहब से भी बात कर लूँ। अली जफर साहब इसका जवाब बहुत, हम जाहिर है हम सब आपसे ही रहनुमाई लेंगे कि इसका क्या है जवाब, कि क्यों नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसके ऊपर यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस मामले को देखा। इस पे मैं जवाब लूँगी, लेकिन बिलाल कियानी साहब आपको क्या लगता है, क्या ये जो मामला है ये आइंदा पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसमा साहब बहुत शुक्रिया। सॉरी आपको हम टाइम काफ़ी लगा जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए बात ये, मैं बहस सुन रहा था, अली जफ़र साहब और कमर ज़मान कायरा साहब दोनों सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं, अली जफ़र साहब सीनियर कानूनदान भी हैं, एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है। मेरा अपना भी एक जी एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एज अ स्टूडेंट ऑफ आर पॉलिटिक्स एंड दिस इलेक्टोरल सिस्टम, मेरा अपना भी एक व्यू है। देखिए हमारा बड़ा सादा मौक़िफ़ है, जो बात कमर ज़मान कायरा साहब भी कर रहे थे, मैं आपकी इस गुफ्तगू के दौरान बल्कि आइन की शिकें ही और इलेक्शंस एक्ट की शिकें देख रहा था, तो बड़ा सादा मामला है जी। देखिए रिजर्व सीट्स हैव टू बी एलोकेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ जो भी आपकी जनरल सीट्स आपने जीती हुई हैं, और उसके अंदर इजाफा इंडिपेंडेंस का भी हो सकता है, मगर इलेक्शंस एक्ट के अंदर वो कानून दिया गया जिसके तहत वो प्रोसेस चलनी है। एक फहरिस्त आपने जमा करानी है, अगर और फिर आगे एक सब सेक्शन मजीद है कि अगर वो फहरिस्त एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर दे सकते हैं। तो देखिए ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे अप्लाई नहीं करता,
ये सादी सी बात है। दूसरी बात ये है तो और ये एक हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन उनका एक सियासी मसला भी है ना, मतलब ये ठीक है वो टेक्निकल या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात को अगर साइड पे रखें, एक सियासी जमात के पास उसको इलेक्शन के से बिल्कुल कुछ दिन पहले बिल्कुल बेबस वो हो गई या हो कर दिया गया व्हाटएवर, उनका तो उनकी प्ली ये है। फिर देखिए जिस बुनियाद पे उनको सिंबल नहीं एलोकेट हुआ, फिर या तो उस मामले को पहले सुलझाएं। देखिए ना, बात यह है कि फिर दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, तो इसको कंपार्टमेंटलाइज करके तरतीब के साथ फिर देखिए ना, क्योंकि ये जो केस है दिस रिफर्स टू द फैक्ट कि आज़ाद कैंडिडेट्स लड़े, इसमें पीटीआई कहीं फीचर नहीं करती। कुछ लोग आज़ाद हैं जो लड़े, उन्हें एक ऐसी जमात ज्वाइन की जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, कोई सीट नहीं जीती, कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई, तो उसका आगे क्या होना चाहिए। ये केस इसी बुनियाद के ऊपर देखा जा सकता है। अगर तो आप उस बहस में जाना चाहते हैं, उसके लिए फिर पहले उसका वो फैसला करके आ जाए कि बुनियादी तौर पर पीटीआई का सिंबल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सारा मामला है, अभी तो इस फैसले को, तो इस फैसले के अंदर आप वो पंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते। या तो वो फिर वो एक अलग फैसला है। देखिए ना, सियासत की या ये अदालत की भी एक तरतीब है। तो देखिए, इसलिए हमें अब आगे मामला कोर्ट में है, लेट्स सी हाउ दे सेटल इट, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी, ये शिकें सामने आइन की और कानून दोनों की वाज़ें हैं जी। अच्छा, मैं इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद अली ज़फ़र साहब से बात करके इस मामले को कंक्लूड भी करेंगे, और साथ ही जो ऑपरेशन का फैसला हुकूमत ने किया है उसके ऊपर एक सियासी जो रायआमा है या सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है वो एतराज़ कर रहे हैं कि उनको नहीं सुना गया। क्या इस पर इत्तफ़ाक़ राय हुकूमत पैदा कर पाएगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अली ज़फ़र साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कैन साहब, इससे पहले कि मैं अली ज़फ़र साहब के पास जाऊँ, आप बात कर रहे थे हुकूमत के लिए बजट के हवाले से भी कुछ ज़रा हमें बताएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बजट में नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब ने IMF की मंजूरी की बात कर दी है, और फिर मैं सीटों के ऊपर जाऊंगी जो अली ज़फ़र साहब से बात करनी है। जी फरमाइएगा। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब का तो चलें, ही इज़ सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। वो शहबाज शरीफ साहब को जहाँ पे उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या नवाज शरीफ साहब जहाँ पे ज़रूरी समझते हैं वो रब्ता रखते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, बट एट द सेम टाइम वो डे टू डे में नहीं पढ़ते चीज़ों के। और मैंने इस चीज़ को ख़ुद भी विटनेस किया जब मुझे उनके साथ लंदन में काम करने का मौका मिला, जब वो उधर थे, तो उस टाइम पे भी हमारी हुकूमत थी, तो ही इज़ नॉट द टाइप कि वो डे टू डे में मुदाखलत करें बड़े इश्यूज़ के ऊपर। वोट को इज्जत दो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, ये वो आपकी पार्टी के सदर जो रुकने कौमी असम्बली हैं वो आते नहीं हैं, वो उस पर बात करते नहीं हैं। वाया मीडिया, नवाज शरीफ साहब वाया मीडिया पता चलता है कि वो दिल गिरफ्तार हैं, वो मजबूर हैं, वो मायूस हैं। तो सर ये किस किस्म की पार्लियामेंट है? देखिए, उन्हीं के नामजद वज़ीर आज़म, उन्हीं की ही नामजद कैंडिडेट्स जो पार्लियामान में कैबिनेट मेंबर्स की सूरत में, या मेरी तरह एक मेंबर्स जो कौमी असम्बली हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो नुमाइंदगी मुकम्मल कर रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखा है कि इस बजट सेशन के दौरान दीगर दफ़ा वो असम्बली आए भी हैं, आज भी उन्होंने बात की है। तो देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट की जो एक तकद्दुस है उस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखा जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी उसको फुल ड्यू जो उसकी रिस्पेक्ट बनती है वो दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो जहाँ तक IMF की बात है, यकीनन आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिमार्क्स में IMF प्रोग्राम की बात की, तो यकीनन ये बात उन्होंने बड़ी खुल के कही कि इस बजट के अंदर एक IMF प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। ये हमें एक बैलेंसिंग एक्ट थी, वो परफॉर्म की गई है, और IMF को भी। और जब IMF के प्रोग्राम साथ साथ चल रहा हो तो बजट बनाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि आपने डोमेस्टिक कंसिडरेशंस देखनी होती हैं, फिर IMF के साथ कंसल्ट करना होता है, फिर बैक एंड फोर्थ होता है। तो अब जो ये बजट सामने आया है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं कि मईशत में थोड़ी ग्रोथ भी आ रही है, आपके कमज़ोर तबकात को जितनी प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं वो भी दे रहे हैं, और चादर देख के पाँव फैलाने वाली एस्पेक्ट भी है, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसकी मईशत को जरूरत है, ये भी रिफ्लेक्ट किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसे ऑपरेशन की पहले एपेक्स कमेटी तय करती है, जो मामला पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जब आप लोग अपोजिशन में थे इस तरह शोर मचाते थे कि पहले पार्लियामेंट में बात आए। अब आपकी हुकूमत है और आप पार्लियामेंट में कुछ भी तय नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अफसोस। देखिए, उसमें मैं, अगर आप मुझे मौका दें मुख्तसरन जी, देखिए एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी थ्रू द CM सिंध थी,
सीएम केपी के थ्रू पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी और वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक सीएम केपी ने उसको फुली सपोर्ट किया अज़्म इस्तेहकाम को। बाहर आके उन्होंने एक बात की, अगले दिन कौमी असम्बली के फ्लोर पे असद कैसर साहब ने खड़े होकर बजट सेशन के अंदर बात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब इन इस कैपेसिटी एज डिफेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर वहाँ पे बात करने की कोशिश की। पीटीआई वालों ने शोर शराबा मचा के उनको बात करने से रोका। मगर देखिए, ऑल हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद आपने कहा कल एक प्रेस रिलीज भी आया है, अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर मजीद तफसील भी आई है। मैं एक ओवर आर्चिंग बात अपनी जमात और अपनी हुकूमत की तरफ से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बेस्ड ऑन डिस्कशंस आई हैव हैड विद सीनियर मेंबर्स ऑफ माय पार्टी एंड कैबिनेट मेंबर्स, वो ये है कि देखिए पीएमएलएन कभी भी इस तरह के मामलात पे कंसेंसस बिल्डिंग और पॉलिटिकल ओनरशिप से नहीं भागी, बल्कि हमने इसकी मिसाल कायम की थी नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में। रद्दुल फसाद और ज़रब उससे पहले भी उसमें पीटीआई शामिल थी। आज भी यकीनन इस तरह के कामों के लिए, इस तरह के ऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल ओनरशिप जितनी हो वो कम है, और आज भी जो भी ज़रूरत होगी, जो भी मजीद काम इसके दरकार है वो हम करेंगे। कहा हमारे शो पे कि हम इसको पार्लियामेंट में बहस करेंगे। जी बिल्कुल, और उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, मगर पीटीआई ने वहाँ पे शोर शराबा मचा के मगर कंसेंसस एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अली ज़फ़र साहब, इसके ऊपर भी फरमा दीजिए। और चूंकि लिंक्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, भी कायरा साहब से भी रब्ता हो गया हमारा, तो ये बताइएगा कि आपको इसको पहले वाइंड अप कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो एतराज़ात अभी कायरा साहब ने जो शिके पढ़ के सुनाई हैं, आपको लगता है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस मामले को नहीं लड़ा गया, सियासी बुनियादों के ऊपर लड़ा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से? चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। इशू बेसिकली ये है, आप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आप ख़त्म कर देते हैं सिंबल की जजमेंट के ज़रिए, पहले उसको इलेक्शन लड़ने नहीं देते, उसके बाद वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वो आ जाती है पार्लियामेंट में, वो अपनी कोशिश करके अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वो एक पार्टी को ज्वाइन भी कर लेते हैं, और वो दूसरी पार्टी एक रिजर्व सीट्स मांगती है जो उनका आईनी तकाजा है। आप एक टेक्निकलिटी पे आप बात करते हैं कि जी आपने एक लिस्ट नहीं दे दी। अब कानून में कहीं नहीं लिखा कि कब लिस्ट देनी है आपने। इस किस्म की सिचुएशन पहली बार हुई है, इतने सारे आ गए हैं कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट, तो अब उसके लिए अगर आपको फैसला करना पड़ा है कि आप उनको नहीं देना चाहते, आप उसको कहते हैं कि आप लिस्ट नहीं दे दी, तो इस तरह की टेक्निकलिटीज पे फैसले नहीं होते इतने बड़े बड़े। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बकायदा आइन के मुताबिक कोई वे आउट निकल सकता है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सीटें जो है, मैं एग्जम्पशन पे नहीं जा रही, कि ये पीटीआई दूसरी जमातों को भी ना मिले और पीटीआई को भी ना मिले, क्या इस बात का भी इम्कान मौजूद है? कुछ भी हो सकता है जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसमें ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ये पार्लियामेंट फैसला करेगा, हम किसी को भी नहीं देते, ना पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को, ना सुन्नी इत्तेहाद को। ये भी पॉसिबल है फैसला इस तरह का भी आ जाए, इसलिए फैसलों अभी ओपन है मेरी नज़र में। कोई हतमी आप नहीं कह सकते किस तरफ जा रहा है, रुझान किस तरफ है, क्योंकि हर जज अपनी अपनी मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, जिसे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि फाइनल फैसला क्या होगा। और सर, ये जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है, आज वफाकी काबीना ने भी मंजूर कर लिया है, इसके ऊपर आपकी जमात की तरफ से क्या राय है? कल हमें बताया अली मोहम्मद खान साहब ने कि खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने, कि इसकी मजम्मत की जाए, इसको रोका जाए और हर तौर कोशिश की जाए कि ये ऑपरेशन जो है नहीं होना चाहिए। जी देखिए, तीन इसमें इसका मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पूरी कौम इस पे बात पे मुत्तफिक है कि दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, और अमन सिर्फ तब ही आएगा जब आपकी दहशतगर्दी ख़त्म हो। दहशतगर्दी ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन होता है, लेकिन उससे पहले सोशल रिफॉर्म्स भी हैं, तालीम और तरबियत भी है, बहुत सारे एजेंडा आइटम्स होते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म भी हैं और शॉर्ट टर्म भी है। फाइनली अगर सारा कुछ आपका ना चल रहा हो तो फिर आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन में आपको हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको, आपको जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है उसको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उनके बगैर आप नहीं कर सकते। मसलन सबसे अहम जो मिलिट्री ऑपरेशन में जो इंस्टीट्यूशन है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपकी एजेंसीज हैं,
आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये ऑपरेशन करना होता है, तो उनके साथ मुशावरत जरूरी है। लेकिन तीसरा पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि कोई भी जब आप मिलिट्री ऑपरेशन तक आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे साथ अवाम खड़ी हो। उस मिलिट्री ऑपरेशन को सक्सेसफुल, वो कामयाब हो ही नहीं सकता अगर अवाम पीछे ना हो। और अवाम कौन होती है? अवाम है जो करोड़ा लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं पार्लियामेंट में। तो अवाम की जब मैं बात करता हूं, वो फिर पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट है रिप्रेजेंटेटिव अवाम का। आपको पार्लियामेंट को अपने साथ रखना है, पार्लियामेंट को आपके पीछे खड़ा होना है। ये बड़ी दिक्कत होगी इसके ऊपर। मैं बिलाल कैन साहब से पूछ लूं कि पार्लियामेंट की जो बात की है, विच इज वेरी करेक्ट, आई मीन जो अली जफर साहब। जी सर, बस कंप्लीट। जी पार्लियामेंट को इन कॉन्फिडेंस लेना है। जब पार्लियामेंट का मतलब पॉलिटिकल पार्टी, सो हर पॉलिटिकल पार्टी को आप कॉन्फिडेंस लेंगे, उनको आप बताएंगे। आपको डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होती मिलिट्री ऑपरेशंस के, आपको बताने की जरूरत होती है कि उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हकायक है और किस लिए जरूरत है और कहाँ उसकी बाउंड्रीज क्या है। अगर आप वो ये ले लेंगे बाद में, तो फिर जो खदशात हैं कि ये कोई पॉलिटिकल, इसमें कोई सियासी इंतकाम है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मसलन एक मैं खुले लफ्जों बात करती हूँ, मेरे सवाल कियानी साहब जो कि बात कर रहे हैं अली जफर साहब, एक तो अवाम को एतमाद में लेना है यानी पार्लियामेंट के जरिए से, दूसरा ये तशवीश है पीटीआई को कि क्या इसकी आड़ में कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। कल कायद साहब ने हमारे शो पे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ये यकीन आप उन सियासी जमातों को और ख़ास करके पीटीआई को कैसे दिलाएंगे? देखिए आसमा साहिबा, वो तो अब बहरहाल एक मुख्तलिफ बहस है, मगर जो पहली बात उन्होंने की है, मैं आई वुड लाइक टू से जहाँ पे एक इत्तेफाक का अहम इशू पे वहाँ पे बात होनी चाहिए। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि 2013 से 18 के दरमियान भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई समेत सब जमातों को इन कॉन्फिडेंस लिया। आज भी हम समझते हैं कि कोई भी इस तरह का जो ऑपरेशन है उसके अंदर यकीनन जितनी पॉलिटिकल ओनरशिप हो कम है, ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामान के बाहर भी जो जमातें हैं, जो पॉलिटिकल, जिनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल है, जितनी कंसेंसस बिल्डिंग हो इस तरह के मामले में कम है। दूसरी बात जो कल भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या एक प्रेस रिलीज निकली, वो भी यहाँ पे एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन को या आज़म इस्तेहकाम को उस तरीके से ना देखा जाए जिस तरह के एक टारगेटेड स्पेसिफिक एरियाज़ में ऑपरेशंस हुए जिससे लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ये उसकी बात नहीं हो रही। ये जो एक मौजूदा आपका नेशनल एक्शन प्लान है जिसके नतीजे में इंटेलिजेंस बेस्ड मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टेररिज्म हो रहा था, जी, तो उसी को ही मजीद इंटेंसिफाई करने के लिए विद रिन्यूड फोकस सबको इकट्ठे करके उसी के ऊपर एक रिन्यूड फोकस की बात हुई है इसमें। तो देखिए इसलिए सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी तो पंजाब में, आप देखिए। देखिए मैं हरगिज़, क्या पंजाब में नहीं होना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑपरेशन हरगिज़ भी किसी एक सूबे, किसी एक एरिया पे फोकस नहीं है। मुल्क में जहाँ पे भी दहशतगर्दी है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे पे खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो आप तस्लीम करें कि आप लोगों को कन्वे नहीं कर सके, आप माने कि आपकी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं ले सकी। देखिए बात हुई है वहाँ पे, फिर पीटीआई ने आके अली मीन गंडापुर साहब ने अंदर, मेरी इतला के मुताबिक अंदर उन्होंने सपोर्ट किया, बाहर आके हो सकता है अपनी पार्टी के प्रेशर, जो भी वजह है, मेरा ख्याल है उस बहस से बेहतर है कि हम मजीद इसके ऊपर, जितना इस तरह के फोरम के ऊपर पार्लियामेंट हो, अदरवाइज इसके ऊपर एक कंसेंसस या जो भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी की जरूरत है, उसकी तरफ चले। मगर ये मैं वजाहत करना चाह रहा था कि देखिए चंद दिन पहले भी आप जानती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह पे आईडी ब्लास्ट हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हो। ये वाहिद वाकया नहीं, दीगर वाकयात आपने कहा एक इजाफा तो हुआ है, तो वी ओ इट टू द पीपल एज वेल। और जो शहीद भी हुए हैं कि एक एफर्ट रियासत की तरफ से नजर आए कि तशवीश और आगे एक्शन नजर आए कि ये जो एक इजाफा हुआ है रिसेंट, इसके मुतालिक रियासत क्या कर रही है। और इस बुनियादी मकसद इस सारे ऑपरेशन का यही है। इसके लिए जो पॉलिटिकल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, जो भी इसके अंदर ओनरशिप रिक्वायर्ड है, कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, वो हुकूमत करने को तैयार है। उसके अलावा भी बहुत सी, कायरा साहब आप क्या कहते हैं एक तो ऑपरेशन के हवाले से, और दूसरा आज बिलावल साहब ने कहा कि सरमायाकारी तब होगी जब आपको एक लंबा मंसूबा आप लोगों को देंगे और कंसेंसस के साथ। तो क्या वो जो लॉन्ग टर्म जिसे मिज़ाक़े मईशत भी कह सकते हैं हम, वो हो सकता है, वो गारंटी बन सकता है कि भाई अगली आने वाली हुकूमतें भी और आज की हुकूमत भी करेगी, लेकिन ऑपरेशन के लिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था? आसमा, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन होना है, ये ऑन गोइंग ऑपरेशन का एक हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली जो कमी रह गई है वो वाकई ऐसा है कि जिसकी बाद में वजाहत जारी की गई, काश ये वजाहत पहले दिन कर दी जाती। उसी वक्त जब एलामिया जारी हुआ या इसको
या वजीर इत्तलात इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कौम को बताते कि जी इसका फोकस क्या है, किस तरीके से होगा, तो किसी जमात को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए था। अब अगर अपोजिशन को ये मौका मिला है, उन्होंने तो हर चीज पे एक्सप्लॉइट करना है, उनका हक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन से हमारे मुल्क के अंदर ये जरूर हुआ कि माजी में गलत कवानीन का इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को हरासा तंग किया गया। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है होता रहा मुल्क के अंदर, और उसमें कोई सियासी जमात किसी गवर्नमेंट में भी अपने सियासी जमातों को उस दहशतगर्दी के चक्कर में नहीं पकड़ा गया। और ये सिर्फ एक सूबे में नहीं है, सिंध के अंदर जहां लोग अगवा हो रहे हैं, रियासत की रेट को चैलेंज किया गया है, वो भी तक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, जहां पे वो पुलिस पे हमले कर रहे हैं, रेंजर्स पे हमले कर रहे हैं कच्चे के इलाके में। लेकिन कायरा साहब, वहाँ की हुकूमत ऑन बोर्ड है, यहाँ पे वो कहते हैं कि एक सरसरी सी बात हुई मीटिंग के वहां अंदर, बैठे हुए तो हाँ कर ली ना, बाद में आके उन्होंने कहा। और मैं समझता हूँ कि ये उसी वक्त जिस वक्त अली अमीन साहब ने कहा था, उसी वक्त हुकूमत की तरफ से इसकी वजाहत आनी चाहिए थी कि इसके क्या वहाँ डिस्कशन क्या हुई है, फोकस क्या है, इसके ऑपरेशन की डिटेल ना देते। जो आज दी गई है वजाहत, इतनी ये ज़हन बन गया है कि एहतजाज हो गया है, तनाज़ा खड़ा हो गया, उसके बाद वजाहत दी गई है, तो ज्यादा बेहतर होता कि इसको टाइमली कर लिया जाता। नहीं तो आपको लगता है कि दोबारा तमाम सियासी जमातों को बिठाया जा सकता है? मशवरा हो जाना चाहिए, अभी मशवरा हो जाना चाहिए। और अगर उस लेवल पे ना सही, एक क्लोज डोर मीटिंग में कम से कम क़यादत के हद तक तो कम से कम मशावरत उस पर या उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उस पर भी डिटेल ना दे। अगर जहां तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक था, वो तो हाउस के अंदर बाकायदा अफवाज और जो एजेंसीज हैं उनके सरबराहान ने आके ब्रीफ किया, और उसके बाद उसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई या उसके ऊपर फैसले हुए थे, और उसी की कंटिन्यूएशन में ये हो रहा है। हाँ, अब इस डैमेज को दूर करने के लिए, एतमाद साजी के लिए जरूरी है उनको एतमाद में ले लें। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपको याद होगा स्वात हुआ था, स्वात जी, राह निजात जब हमने क्या किया था, आपकी हमने पहले दिन से फैसला कर दिया था कि रोज शाम को 5 बजे हम ब्रीफ क्या करेंगे ताकि स्पेकुलेशन ना हो। नहीं, अवाम एक जहन साजी होती है, अवाम को भी जहनी तौर पर तैयार करना होता है। वो भी राह हक था या राह निजात था, उसके लिए पूरा हमें नजर आया था, मीडिया भी उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने भी किया, मगर जहन साजी नहीं हुई। बिलाल साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि अवाम की भी इतना हुआ कि ये टाइमली नहीं हुआ। जी हाँ, अब हो रहा है तो ठीक। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप एक तो ये बात है जो मिसाक़े मईशत की बात है या मुज़ाकरात की बात है, आप हमेशा बड़ी एक सेन वॉइस है माशाल्लाह और बात करते रहते हैं। अब लगता है कि इमरान खान साहब तैयार हैं गुफ्तगू के लिए, क्या उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनको मुकम्मल अब एहसास हो गया है कि अब वहाँ बात नहीं बन सकती, तो अब सियासी जमातों से बात की जाए, ये बात दुरुस्त है, या वो सिर्फ हुज्जत तमाम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है अभी तक जो पोजीशन है बड़ी इस पे काफ़ी बहस होती रही और काफ़ी मुख्तलिफ अफवाहें भी उठती रहीं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो फाइनल फैसला है जो पीटीआई की तरफ से आया है, वो ये है कि जहाँ तक तो ताल्लुक है हमारा पीटीआई का डायरेक्ट बात करने का किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो अभी तक टेबल पे नहीं है। और उसमें अगर बात करनी है डायरेक्ट, तो उसके साथ कंडीशंस बहुत सारी हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। और उनकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो इलेक्शन का मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, और जो हमारी जायज़ सीटें हैं वो हमें दी जाएं, और बाकी कंडीशंस भी हैं। तो ये जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि ऑन टेबल डायरेक्ट कोई टॉक होगी। अच्छा, उस दिन अली ज़फ़र साहब आप भी CPEC वाली मीटिंग पे थे और आपने बड़ी मुख्तसर मगर खूबसूरत बात की उसमें कि सब पार्टियां जो है वो ज़ाहिर है कि इस पे इम्तियाज़ के बगैर जो है वो इसमें आना चाहती हैं। अगर चाइना के साथ या उसके हवाले से CPEC पे आप सब इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो ये जो पाकिस्तान की मिसाक़े मईशत है या मईशत है, इसके हवाले से आप क्यों नहीं बैठ सकते? ये देखें, जहाँ तक नेशनल का ताल्लुक है, कई नेशनल इश्यूज़ हैं, जिस तरह आपने टेररिज्म की बात की, दहशतगर्दी की बात की, जिस तरह पाक चाइना दोस्ती की बात की, CPEC की बात की, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जहां हमें मसलन चाइनीज़ एम्बेसी ने डायरेक्टली बताया, हमें रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर आए, आपका ज़रूरत है, हमें पूछना है आपके। और हमारी पॉलिसी PTI की बड़ी क्लियर है, वाज़े है कि हम हमारा इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी का ये एक पिवट है, एक सतून है कि हम ये जो पाक चाइना दोस्ती है या रिलेशनशिप है उसको हम समझते हैं, और CPEC को हम समझते हैं कि एक अक्कासी है इस दोस्ती की। तो हमने उस नेशनल इशू पे हमने
बिल्कुल आगे बढ़ के कहा कि ये नेशनल इशू है, इस पे हम बैठ के बात आपसे करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और जो भी फोरम हुआ हम आएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स या सियासत से बढ़ के है बात। तो अगर ऑपरेशन के ऊपर भी आपको कॉल आती है कहीं से, तो उस पे भी आप मान देखें, हमारा इकोनॉमी को फिक्स करने का हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि जिस तरह का ये बजट आया है, ये तो हमें और दलदल में घसीटेगा और हमें ये अवाम को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो हम उसके ऊपर नहीं बैठ सकते इनके साथ। और नंबर 2, हम ये इन्होंने तो खुद कह दिया है कि ये तो डिक्टेशन ले रहे हैं IMF से, इन्होंने तो खुद कह दिया है कि हम तो मजबूर हैं। ये बजट पीटीआई, बिल्कुल, ये पहले आप लोग पीटीआई के ऊपर तनकीद करते थे, IMF पीटीआई, तो वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। फिर जब मैं 9 महीने डिले करके खुद फिर IMF भी गए, थूका चाटा, उसके बाद वो IMF का प्रोग्राम भी सही तरीके से फॉलो ना कर सके, और जब हुकूमत जाती देखी तो खुद अपने प्रोग्राम को सबोटाज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। जब हमने आके इनका टूटा फूटा प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश की, क्योंकि वो मईशत की ज़रूरत थी, तो इन्हीं के वज़राए ख़जाना ने, शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा ने खतूत लिखे IMF को, ताकि वो सबोटाज और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। यही हरकत इनने 2024 के इलेक्शन के बाद फिर से इमरान खान साहब ने दोहराई। उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा, फिर से चिट्ठी लिखी कि मेरे इलेक्शन के नताज के साथ IMF का प्रोग्राम नहीं हो। आज अगर हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है तो उनकी वजह से IMF कह रही है कि स्टेक होल्डर्स, तो क्या आप मना पाएंगे? नहीं, देखिए, नहीं, IMF यकीनन उन्होंने शायद उनसे कंसल्टेशन की है। IMF के साथ प्रोग्राम की डिस्कशन भी आगे चल रही है, बजट भी चल रहा है, रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं, निजकारी भी चल रही है। इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहें और करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो अगर इनका एक ख्याल है कि खाम ख्याली है इनकी कि कुछ मफलूज कर सकेंगे, ये काम जारी रहेगा। कल सुबह इंशाल्लाह सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस बन चुकी है, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कल सुबह तक बन जाएगी। वो फोरम्स मौजूद है जहाँ पे ये अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। करेंगे बेहतर है, नहीं करेंगे तो काम इनके बगैर भी चलेगा। IMF मंजूर कर लेगा जी, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जी। IMF को ऑन बोर्ड करके बजट बनाया गया है और IMF के प्रोग्राम की फाइनलाइजेशन से हमारी मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है अब को बॉल जो है IMF के कोर्ट में है, और अगर ये मंजूर हो गया तो उसके बाद ही पाकिस्तान की मईशत आगे चलेगी। मगर असल बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को मिलके एक मईशत का प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। वो हो पाएगा या नहीं, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।